हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो इरोडोप सीरीज का 45th लेक्चर है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग इरोडोप की 2.78 टू 2.83, 2.85, 2.87, 2.113 एंड 2.114 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 2.78 पे। डायटोमिक दे रखी है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है और तुम्हें एंगुलर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। क्वेश्चन सुन लो। डायटोमिक गैस है, 300 केल्विन है, ओमेगा की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की आरएमएस वैल्यू कह लो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दे रखा है। तो देखो, डाया में तुम्हें अगर याद हो तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 होती है, नहीं है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती, वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब 2 इंटू हाफ के टी होती। मेरे ख्याल से इतनी थ्योरी जानते होगे ना कि डायटोमिक में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती, वो कितनी होती बताओ? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के टी। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। और अब आप ये देखो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी और आई तुम्हें दिया हुआ है। क्यों? के, टी और आई ये तुम्हें नोन है। तो यहां से ओमेगा निकाल लेना बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगेन डायटोमिक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब एसटीपी, यहाँ ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब एसटीपी, और कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 5 टाइम्स। फाइंड मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल इन फाइनल स्टेट। अब सुनो, डायटोमिक है, इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। इसका मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये 2 इंटू हाफ के टी होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू हाफ के टी होगी। ये यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ध्यान रखना। और टोटल काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू हाफ के टी होगी। अब टी इनिशियल स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी थी, ध्यान रखना बेटा जो है, तो ये 273 इतना केल्विन था।
तो अगर टी फाइनल निकल जाए तो फिर हमें ये वाली एनर्जी पता चल जाएंगी ना, तीनों की तीनों पता चल जाएंगी, जो भी तुम्हें निकालनी है तीनों की तीनों निकाल लेना, बस हो गया, ये करें। और इसमें तुम्हें ये दिया हुआ है कि v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये 1/5 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है ना कि कंप्रेस करते हो, क्यों कंप्रेस करते हो 5 टाइम्स, इसका मतलब v फाइनल अपॉन v इनिशियल 1/5 दिया हुआ है। और एक चीज और, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। अब एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में तुम जानते हो टीवी इक्वेशन तुम जानते होगे, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया। और गामा 1.4 है, ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू रही होगी ये 0.4 रही होगी। अब तो यहां से लिख दो, बस हो गया टी फाइनल वी फाइनल इसकी पावर 0.4 इक्वल टू टी इनिशियल वी इनिशियल इसकी पावर 0.4। अब तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, टी इनिशियल तुम्हें दिया हुआ है 273 केल्विन और टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल ये तुम्हें 1/5 दिया हुआ है, सॉरी v फाइनल अपॉन v इनिशियल, v फाइनल अपॉन v इनिशियल ये आपको 1/5 दिया हुआ है, तो यहां से t फाइनल फाइंड कर लेना। और एक बार तुम्हें टी फाइनल पता चल गया, अब तुम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, या टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल स्टेट में कोई भी चीज तुमसे पूछेगी वो निकाल लो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। डायटोमिक गैस में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, जस्ट मैं रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद एक मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ट्रांसलेशनल कितनी होगी और टोटल कितनी होगी। और डाया के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। अब क्वेश्चन में तुम्हें टी इनिशियल दिया था 273 केल्विन और वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल दिया था 1/5, तो यहां से तुम टी फाइनल निकालो टीवी इक्वेशन अप्लाई करके, और उसके बाद आप वैल्यू फाइंड करो जो भी आपको निकालना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले जो 3 क्वेश्चन है वो एक ही कंस्टेंट पे बेटा, तो उसको ध्यान से देखना। तुमसे कहता है हाउ विल द रेट ऑफ कोलिजन ऑफ रेटेड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट the vessel's wall change if gas is expanded adiabatically eta times। पहली बात तो डायटोमिक है, इसका मतलब गामा की वैल्यू 1.4। तो आपसे ये कहते हैं कि अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन आप करते हो ईटा टाइम्स, तो जो रेट ऑफ कोलिजन्स है वो कैसे चेंज होंगे। मतलब वॉल से जो रेट ऑफ कोलिजन्स हैं, जो कंटेनर की वॉल से मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो रेट ऑफ कोलिजन्स वो कितने टाइम्स चेंज होंगे, ये क्वेश्चन। एक बार फाइनली दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या है। किसी कंटेनर में डायटोमिक गैस रखी हुई है और उसको तुम एडियाबेटिकली ईटा टाइम्स एक्सपेंड करते हो, तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंटेनर्स की वॉल के साथ में जो रेट ऑफ कोलिजन है मॉलिक्यूल्स के वो कैसे चेंज होंगे। तो अब आप इसमें ना एक लॉजिक लगाना है कि जैसे जो प्रेशर है
वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा। देखो, P प्रोपोर्शनल टू, एक तो रेट ऑफ कोलिजन्स कह लो, इसको n कह देता हूं चलो मैं, और एक VRMS पे डिपेंड कर रहा होगा। भाई अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। और VRMS तुम जानते हो √T पे प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो प्रेशर आया इट इज प्रोपोर्शनल टू n√T आ गया। इसको मैं अगले 3 क्वेश्चंस में रिपीट करूंगा, या कह लो n प्रोपोर्शनल टू P अपॉन √T, ये हो गया, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। तुमने ये निकाल लिया कि जो रेट ऑफ कोलिजन है वो प्रोपोर्शनल टू P अपॉन √T है। अब सिंपल सी बात है, एडियाबेटिक में तुम क्या करो, PV, एक ये इक्वेशन बनाओ। एडियाबेटिक में PV इक्वेशन लिखो, जो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्यों? अब इसमें से V को तुमने ईटा टाइम्स कर दिया, तो यहां से ये फाइंड कर लो P कितने टाइम्स हो जाएगा, बस हो गया। आई थिंक कर लोगे। एडियाबेटिक में PV इक्वेशन तुम जानते हो, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा तुम जानते हो डायटोमिक का 1.4 होता है। और क्वेश्चन में तुम्हें V दिया हुआ कि ईटा टाइम्स किया, तो प्रेशर निकाल सकते हो कितने टाइम्स किया। मान लो इसको लेट कर लेता हूं कि x टाइम्स हो गया, लेट x टाइम्स। इसी टाइप से एडियाबेटिक में तुम VT इक्वेशन भी जानते हो, और अभी हमने लिखा था T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन वही कंसेप्ट अप्लाई करो, V को तुमने किया ईटा टाइम्स, तो तुम ये निकाल लेना कि टेम्परेचर कितने टाइम्स हुआ। इसको भी मैं लेट कर लेता हूं, लेट y टाइम्स, बस हो गया। अब क्या है, देखो प्रेशर तो हो गया है x टाइम्स और टेम्परेचर हो गया y टाइम्स। तो अगर मैं ये वाला रिलेशन देखूं तो ये तो हो गया x टाइम्स और ये हो गया y टाइम्स। इसका मतलब जो रेट ऑफ कोलिजन है n, ये प्रोपोर्शनल टू x अपॉन √y, इतने टाइम्स हो जाएगा, बस हो गया। थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है जो अगले 2 और क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। एक बार दोबारा सुन लो। एक कंटेनर में डायटोमिक गैस है जिसका गामा तुम जानते हो 1.4 होता है। उसके बाद तुम गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर देते हो ईटा टाइम्स। तो तुम्हें निकालना है कि जो रेट ऑफ कोलिजन्स हैं मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्स के साथ हो रहे हैं वो किस रेट से चेंज होंगे। तो हमने क्या कंसेप्ट निकाला, देखो हमने ये निकाला कि जो प्रेशर ऑफ द गैस होना चाहिए वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करना चाहिए। एक तो रेट ऑफ कोलिजन्स पे, और दूसरा किस स्पीड से वो टकरा रहे हैं। और स्पीड प्रोपोर्शनल टू √T होती है। इसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू n√T आ गया। तो यहां से फाइनली n जो निकल के आया हमारा, वो निकाल के आया प्रोपोर्शनल टू P अपॉन √2 टाइम्स √T टाइम्स। उसके बाद हमने एडियाबेटिक की PV इक्वेशन लिखी,
तो वहां से प्रेशर निकालिए कितने टाइम चेंज हुआ, और एडिएबिलिटी की टीवी इक्वेशन लिखी, तो वहां से हमने ये निकाल लिया कि टेम्परेचर कितने टाइम चेंज हुआ अगर वॉल्यूम ईटा टाइम्स बढ़ाते बढ़ाते। तो यहां से आप निकालोगे नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगेन वही डायटोमिक दे रखी है और वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल टू आर दिया हुआ है। तो अगेन वही पूछा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द बेसिस वॉल विल बी रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बिल्कुल काफी हद तक वही क्वेश्चन है। अब सुनो, डायटोमिक का जो गामा होता है, एक तो 1.4 होता है, इसके CV की वैल्यू 5/2R होती है। और मान लो प्रोसेस PV की पावर X इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मान लो, तो फिर इसमें C की जो वैल्यू होती है वो CV प्लस R/1 - X होती है। क्यों? अब CV यहाँ पे R दिया हुआ है, सॉरी C यहाँ पे R दिया हुआ है, ये 5/2R है, तो यहां से X फाइंड कर लो। पॉइंट समझ में आ गया बेटा? जो है यहां से तुम X फाइंड कर लो। अब सिंपल सी बात है कि पिछली बार क्या था, देखो पिछली बार एडियाबेटिक प्रोसेस थी, मतलब क्वेश्चन 67 में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन 67 में एडियाबेटिक प्रोसेस थी। तो वहां पे पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ये होता था। यहां पर पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट ये है, लेकिन ये वाला एक्स वो पिछले क्वेश्चन के एक्स वाला नहीं है, ध्यान रखना बेटा। जो है पिछले क्वेश्चन में जो मैंने एक्स एज्यूम किया था वो डिफरेंट था, ये एक्स डिफरेंट है। इसको यहाँ पे हम पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट कहते हैं। अब एक बात बताओ कि पिछले क्वेश्चन में आप गामा को एक्स से रिप्लेस कर दो तो आंसर आ जाएगा, तो क्या नहीं है? इन क्वेश्चन 67 जो भी आपने किया होगा उसमें रिप्लेस गामा बाई एक्स, बाकी सब सेम टू सेम है। गामा बाई एक्स, बाकी सब सेम टू सेम है और कुछ नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं दे रखी है, यहाँ पे तुम्हें एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे रखी है जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल टू कैपिटल R दे रखी है। बाकी सेम तुमसे पूछा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा बस यहाँ पे तुम्हें पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट X की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक बार X की वैल्यू फाइंड कर ली तो जो कुछ भी कैलकुलेशन आप 67 में करोगे उसमें गामा को X से रिप्लेस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन फिर से वही है, देखो डायटोमिक है, वही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है। अब से तुमसे कहता है कि रेट ऑफ कोलिजन्स डिड नॉट चेंज, वो अनचेंज रहा, तो मोलर हीट कैपेसिटी तुम्हें निकालनी है, क्या होगी? तो सुनो,
हमने जो n निकाला था वो प्रोपोर्शनल टू p अपॉन रूट टी निकाला था ना। अब तुमसे कहते हैं कि n अनचेंज्ड है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जो p अपॉन रूट टी है इसका मतलब ये अनचेंज्ड है ना। या कह सकते हो p टी की पावर माइनस हाफ वो कांस्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, p टी की पावर माइनस हाफ वो कांस्टेंट है, p टी की पावर माइनस हाफ ये कांस्टेंट हो गया। अब सुनो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, इसका मतलब टी प्रोपोर्शनल टू पीवी, टी प्रोपोर्शनल टू पीवी। तो मैं यहाँ को टी को पीवी से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो गया पी की पावर माइनस हाफ वी की पावर माइनस हाफ इक्वल टू कांस्टेंट, या पी की पावर हाफ वी की पावर माइनस हाफ इक्वल टू कांस्टेंट, या पी वी की पावर माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा पॉलीट्रॉपिक जो कांस्टेंट है एक्स की वैल्यू -1 है, नहीं है पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो अब आप ये बताओ कि जो सी का फॉर्मूला होता है वो सी वी प्लस आर अपॉन 1 - x होता है, और डायटोमिक के लिए जो सी बी होता है वो 5/2 r होता है, नहीं है डायटोमिक के लिए सी बी की वैल्यू कितनी होती है 5/2 r, तो ये तो हो गया 5/2 r, और x की वैल्यू -1 रख देना, तो यहां से चेक करना c की वैल्यू 3r के इक्वल आ रही है, ये हो गया। आई थिंक मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्रेशर ऑफ गैस दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो रेट ऑफ कोलिजन्स जिसको मैंने कैपिटल एन कहा, और एक वी आर एम एस कह सकते हो, और वी आर एम एस फर्दर प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। तो यहां से हमने ये निकाल लिया कि जो रेट ऑफ कोलिजन्स एन है वो प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन रूट टी है, जो हमने 3 क्वेश्चंस में यूज किया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब तो सिंपल है, स्टैंडर्ड कंडीशन दे रही है, एसटीपी की बात कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबल, मीन एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज निकालनी है। केवल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, वी आर एम एस ये तुम जानते होगे √3 पी अपॉन रो होता है, क्यों। उसके बाद वी एवरेज, या जो वी मीन जिसे कह रहा है, ये होता है √3 की जगह 8/पाई आ जाता है, पी अपॉन रो। और लास्ट में वी मोस्ट प्रोबेबल, ये हो जाता है 3 की जगह 2 आ जाता है, क्यों, √2 पी अपॉन रो, ये कह लो। अब तुम्हें डेंसिटी दे रखी है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में मतलब एसटीपी में तुम्हें प्रेशर पता होता है, जो मैंने बिल्कुल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के स्टार्टिंग में दिया था। तो यहां से तुम तीनों वैल्यूज निकालो, वैल्यू पुट करना, फाइंड वी आर एम एस, वी मीन एंड वी मोस्ट प्रोबेबल,
ये 3 वैल्यूज निकाले। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बस स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपको प्रेशर पता होना चाहिए, डेंसिटी आपको दे रखी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टेम्परेचर निकालना है एट विच RMS of hydrogen molecules exceeds most probable velocity by 400। इतना मतलब ये दिया हुआ है VRMS माइनस V मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू 400। VRS में तुम जानते हो कि √3 का फैक्टर आता है और V मोस्ट प्रोबेबल में √2 का फैक्टर होता है। इसका मतलब ये हो गया √3 माइनस √2 अंडर रूट RT/M इक्वल टू 400 आ गया। क्यों समझे ना, RMS में होता है 3 का फैक्टर और मोस्ट प्रोबेबल में होता है 2 का फैक्टर, ये आ गया। अब R की वैल्यू तुम जानते हो 8.31 और मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का तुम लिखोगे 2 × 10⁻³ इतना केजी लिखोगे, समझ गए ना, इतना केजी लिखोगे तो यहां से तुम्हें टेम्परेचर पता चलेगा। फाइन टी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन वही टेम्परेचर पूछा हुआ है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर डू नॉट, हाँ, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दोनों की डिफर बाई इतना। अब एक सिंपल सी बात है कि आप ये देखो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम होता है, इसका मतलब उसकी मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा होगी, नहीं उसकी मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा होगी। तो आप ये बताओ वी मोस्ट प्रोबेबल, ये का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल √2 RT/M। क्यों √2 RT/M? तो यहाँ पे √2 RT कॉमन आ जाएगा। क्यों, अगर देखोगे तो √2 RT कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 RT 1/√M ऑफ नाइट्रोजन माइनस 1/√M ऑफ ऑक्सीजन। ये 300 दिया हुआ है, 37 फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे R की वैल्यू हो गई 8.31, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 × 10⁻³ आ गई और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन ये 32 × 10⁻³ आ गई। इनको सॉल्व करके टेम्परेचर फाइंड करें। फाइंड टी। प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में आ जाता है। आपसे कहता है इन विच केस will the efficiency of Carnot cycle be higher when the hot body temperature is increased by delta T or when cold body temperature is decreased by same magnitude? सुनो, कार्नोट साइकिल में आपसे कहता है एक केस तो है जब आपने हॉट बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया और दूसरा केस है जिसमें कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी कम कर दिया, तो किस केस में एफिशिएंसी ज्यादा है? तो अब आप जानते होंगे जो एफिशिएंसी होती है ना,
ये 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है। अब पहले केस में क्या हुआ देखो, ये तुमने कर दिया 1 माइनस T2 प्लस डेल्टा टी अपॉन T1, और एक सेकेंड है बेटा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, W अपॉन Q1 होती है, राइट, और W होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। इसका मतलब 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हो गया, कितना गया, ठीक है। हाँ, तो पहले केस में तुमने क्या किया ना, हॉट बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया था, क्यों, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, ये होगा T2 अपॉन T1 प्लस डेल्टा टी। और दूसरे केस में तुमने कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी कम कर दिया था, इसका मतलब ईटा 2 की वैल्यू 1 माइनस T2 माइनस डेल्टा टी अपॉन T1 कर दिया। आई थिंक ये दो एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे। पहले केस में आपने हॉट बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया था, इसका मतलब T1 प्लस डेल्टा टी कर दिया था, और दूसरे केस में आपने कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी मतलब सिंक, हॉट बॉडी मतलब सोर्स, ठीक है। दूसरे केस में आपने क्या किया, कोल्ड बॉडी मींस सिंक का टेम्परेचर डेल्टा टी कम कर दिया, तो ये आ गया। अब इसमें तुम्हें ये करना है कि ईटा 1 बड़ा है या ईटा 2 बड़ा है, बस ये चेक करना है। ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2, और ईटा 2 इज ग्रेटर देन ईटा 1, ये चेक करना है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तुम क्या करना मैं बताता हूँ। तुम ना ये वाले टर्म को कंपेयर कर लेना बेटा, जैसे मैं T2 माइनस डेल्टा टी अपॉन T1, T2 माइनस डेल्टा टी अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस डेल्टा टी, इसको फाइंड करना तुम। तो ये थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करके बता दे रहा हूँ, इसमें क्या आएगा बेटा, जो है इसमें फाइनली अगर तुम देखोगे ना, तो ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, T2 माइनस T1 डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन T1 प्लस डेल्टा टी, ये आता है। अब सुनो, इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये तो प्लस में ही होगा ना, ये तो पक्का है कि प्लस में आएगा, क्यों, ये क्वांटिटी प्लस में आएगी। अब चलते हैं न्यूमरेटर में। अब आप ये देखो कि जो T2 है वो लेस देन T1 है, ये तो होता ना, बिकॉज ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, क्यों, ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है ना, और ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर है। इसका मतलब ये वाला टर्म भी निगेटिव आ गया, और दूसरा वाला टर्म तो निगेटिव ही है। तो फाइनली मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली ये निगेटिव आ जाएगा, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं, समझ गए ना, ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी छोटी आएगी, ये वैल्यू स्मॉलर होगी,
समझ गए ना, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये वैल्यू स्मॉलर होगी। तो अब आप ये बताओ कि ये स्मॉलर है, मतलब सेकंड केस में, ध्यान से देखना, सेकंड केस में 1 में से छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है, 1 में से छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि ईटा 2 की जो वैल्यू होगी वो ईटा 1 से बड़ी होगी, बस हो गया, ये कह लो। थोड़ा सा मैथमेटिकल था। पहले केस में आपने हॉट बॉडी या सोर्स का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, दूसरे केस में आपने कोल्ड बॉडी या फिर सिंक का टेम्परेचर डेल्टा टी कम कर दिया। अब तुम्हें यह बताना था कि किस केस में एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि T2 माइनस डेल्टा टी अपॉन T1, ये क्वांटिटी छोटी है सेकेंड वाले केस में। तो इसका मतलब सेकेंड केस में से 1 में से छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो फिर ईटा 2 क्या होगा, ईटा 2 बड़ा होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाइड्रोजन है, कार्नोट साइकिल है, और एफिशिएंसी निकालनी है तुम्हें। इफ एज ए रिजल्ट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन गैस वॉल्यूम इंक्रीजेस इतने टाइम्स, प्रेशर डिक्रीजेस 2 टाइम्स, ये सुन लो। वर्किंग सब्सटेंस तुम्हें हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्नोट साइकिल दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालनी है, और पहले पार्ट में तुमसे कहते हैं कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता था तो उसमें वॉल्यूम 2 टाइम्स इंक्रीज करता था, और दूसरे केस में प्रेशर 2 टाइम्स डिक्रीज करता था, ये कहते हैं। तो आप देखो पहले पार्ट में, कार्नोट साइकिल अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा कुछ होता था, ये P है, ये V है, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये बनता है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 होता है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 होता है। और सुनो, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब सपोज करो ये वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ पे जो V2 वॉल्यूम है ये तुम्हें ट्वाइस V1 दिया हुआ है, ये कैसे नहीं होता, ये तुम्हें ट्वाइस वो दे रखा है, ये हो गया। या कह सकते हो V2 अपॉन V1, ये 2 दे रखा है। अब आप एडियाबेटिक प्रोसेस में टीवी इक्वेशन लगा दो, बस हो गया। जैसे ये होता है ना, T V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और हाइड्रोजन गैस दे रखी है, डायटोमिक होती है, तो गामा की वैल्यू 1.4, इसका मतलब गामा माइनस 1.4 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं T1 V1 की पावर 0.4 इक्वल टू T2 V2 की पावर 0.4। तो यहां से T2 अपॉन T1 फाइंड कर लो, बस हो गया। फाइंड T2 अपॉन T1, और लास्ट में जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर दो, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हो गया। अच्छा, सेकेंड वाले केस में आपसे क्या कह रहा है कि प्रेशर 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, नहीं है, दूसरे केस में प्रेशर 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, इसका मतलब सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में P2 इक्वल टू P1 बाई 2 दे रखा है,
या P2 अपॉन P1 1/2 हो गया। अब तुम एडिटिविटी की पीटी इक्वेशन फाइंड कर लो, बस हो गया। पीटी इक्वेशन लगाओ। नाउ अप्लाई पीटी इक्वेशन ऑफ एडिटिविटी प्रोसेस। क्यों? बाय द वे होती क्या थी? P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आई थिंक यही होती है ना। तो इसमें लगा दोगे P1 की पावर 1 माइनस गामा का मतलब 0.4, T1 की पावर गामा का मतलब 1.4 इक्वल टू P2 की पावर 0.4 और T2 की पावर 1.4। तो अगेन तुम यहां से T2 अपॉन T1 फाइंड कर। एडिटिविटी की इक्वेशन लिखते समय देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक वगैरह ना हो गई हो। मेन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। T2 अपॉन T1 निकालोगे और उसके बाद एफिशिएंसी फिर हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कार्नोट साइकिल इस टाइप का बनता है और एडिटिविक प्रोसेस में एडिटिविक जो एक्सपेंशन है, एडिटिविक एक्सपेंशन कह लो रादर, ये है। पहले पार्ट में वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ जाता है, इसका मतलब V2 अपॉन V1 की वैल्यू 2 है। और दूसरे पार्ट में प्रेशर 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, इसका मतलब P2 अपॉन P1 1/2 है। तो पहले पार्ट में टीवी इक्वेशन लगाओ और T2 अपॉन T1 निकालो। दूसरे पार्ट में पीटी इक्वेशन लगाओ और T2 अपॉन T1 निकालो। और एफिशिएंसी का तुम जानते हो फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, ये कह लो। और आई थिंक जानते होगे ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है ना इसमें, T1 टेम्परेचर पे। और ये एडियाबेटिक ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है T2 टेम्परेचर पे। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।